तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान सुजस, और राजस्थान सुजस का ये जो सितंबर का अंक है, जो सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक है, उसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द ड्रीम आर एस को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। देखिए, अपना जो पहला टॉपिक है वो है स्टार्टअप। स्टार्टअप की गतिविधि को बढ़ाने हेतु प्रयास, सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आर एस मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में अपने दो पार्ट ऐसे हैं जहां पर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है। जैसे एक तो इकोनॉमिक्स के पार्ट में आ सकता है, और दूसरा आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वहां पे तो डायरेक्ट स्टार्टअप नाम से टॉपिक लिखा हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कह सकते हैं। अब सरकार ने क्या क्या प्रयास किए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला तो यह है कि 300 स्टार्टअप को सरकार ने 15 करोड़ की सहायता राशि दे दी। एक काम तो सरकार ने ये कर दिया कि 300 स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए 15 करोड़ की सहायता राशि प्रोवाइड करवा दी। ठीक है। आगे है कि जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, रजिस्टर्ड स्टार्टअप को सभी विभागों में चयनित कार्यों में 15 लाख, ये सीमा आपको याद रखनी है, 15 लाख तक के कार्यों में बिना निविदा के कार्यादेश देने का प्रावधान। यानी जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं उनको सरकारी विभागों के जो चयनित कार्य हैं, सिलेक्टेड वर्क हैं, उनमें 15 लाख तक के कार्य हैं, उनमें टेंडर करने की जरूरत नहीं है। बिना निविदा के स्टार्टअप को उसमें प्राथमिकता देने का प्रावधान सरकार ने किया है। उसके बाद में इंक्यूबेशन सेंटर। देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर जो होते हैं वो जो नवीन स्टार्टअप होते हैं उनको सलाह और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। सलाह और सुविधाएं देने के लिए, जिसमें सलाह कौन सी, जो तकनीकी है, वित्तीय है, फंड एलोकेशन है, इस तरह की के सहायता वो करते हैं प्रारंभिक तौर पे। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे विस्तार से। इसके अलावा अगला है आई स्टार्ट। आई स्टार्ट और रूरल आई स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम आई स्टार्ट को देखते हैं। आई स्टार्ट जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से चलाई जाने वाली एक स्कीम है। इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से ये चलाई जाती है, और इसके तहत जो नव उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको विभिन्न प्रकार की सलाह और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। आर एस मेंस 2018 में जब ये कंसेप्ट शुरू हुआ था तो इकोनॉमिक्स के पार्ट में सीधा क्वेश्चन इसमें से यही आया था, आई स्टार्ट क्या है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उस हिसाब से ये। अब देखिए, नया कंसेप्ट आया रूरल आई स्टार्ट। रूरल आई स्टार्ट, आई स्टार्ट जो है उसकी गतिविधियां सिर्फ कहां तक सीमित थी, शहरों तक सीमित थी। आई स्टार्ट कहां तक था, शहरों तक था। अब रूरल आई स्टार्ट इसलिए स्थापित किया गया कि इसको कहां तक लेके जाना है, ग्रामीण क्षेत्र में। तो आपको पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि रूरल आई स्टार्ट में वो सारी गतिविधियां होगी जो आई स्टार्ट में होती थी, लेकिन इसमें कौन कौन जुड़ेंगे, ग्रामीण युवा, महिला स्वयं सहायता समूह है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG जिसको आगे हम बोलेंगे, और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे। 3 तरह के लोग इसकी पात्रता के होंगे जो उद्यम स्थापित करेंगे। कौन कौन से, ग्रामीण युवा, SHG और महात्मा गांधी स्कूल के बच्चे। अब इनके लिए क्या सुविधाएं दी जाएंगी, इनके लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इसमें किया गया। आई स्टार्ट की सारी सुविधाएं तो दी जाएंगी, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। इसके साथ साथ स्कूल के बच्चों को 10,000 से लेकर 1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और जो ग्रामीण युवा और SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको 5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाएगी। तो ये सारी की सारी गतिविधियां सरकार के द्वारा की गई है, किसके लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। आगे अभी हमने बात की थी इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर की अपने बात की थी, उसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस यहाँ करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर है कहाँ, वो आप देख लीजिए। एक तो जयपुर में है, ठीक है, दूसरा है जोधपुर में, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, नया खुला है। तीसरा है उदयपुर में, चौथा है कोटा में, पांचवा है भरतपुर में,
और एक है आपका चूरू में। ये टोटल 6 इंक्यूबेशन सेंटर राजस्थान में अब तक खोले जा चुके हैं। और पाली में जो है ना, वो इंक्यूबेशन सेंटर बिल्कुल तैयार है, मतलब रेडी टू यूज है, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वो भी हो जाएगा थोड़े समय में। तो कुल मिलाकर अभी ये 6 जगह आपको याद रखनी है कि इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ कहाँ है। अब इंक्यूबेशन सेंटर क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार फिर से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और चूरू, इन 6 जगह पे सरकार के द्वारा जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए। हम जोधपुर वाले को डिस्कस करेंगे कि जोधपुर के संभाग मुख्यालय पर इसको स्थापित किया गया है। जोधपुर इंक्यूबेशन सेंटर की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा 13.5 करोड़ की लागत से इसको स्थापित किया गया। 2 चीजें आपको याद रखनी, एक तो जोधपुर संभाग मुख्यालय पर स्थापित है, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा 13.5 करोड़ रुपए की लागत से इसको स्थापित किया गया है। इस इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने, उन्हें विभिन्न प्रकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा आई स्टार्ट योजना का संचालन किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि आई स्टार्ट योजना जो है, इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आई स्टार्ट योजना जो है उसका संचालन किसके माध्यम से किया जाता है, इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से किया जाता है। तो ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसके माध्यम से जो स्टार्टअप है उन स्टार्टअप को तकनीकी और वित्तीय सलाह देने के लिए या सुविधाएं देने के लिए आई स्टार्ट योजना लॉन्च की गई। और आई स्टार्ट योजना का जो कार्य है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। अब देखते हैं उद्देश्य और लक्ष्य। सबसे पहले इंक्यूबेशन सेंटर होता क्या है, तो इसकी परिभाषा इन्होंने सीधी सी दे रखी है कि क्योंकि ऐसा भी मेंस में सामान्यतः पूछा जाता है कि जैसे इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, तो वहां अपने को थोड़ा सा बढ़ानी पड़ती है कि स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मददगार सिद्ध होने वाले संस्थानों को इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। स्टार्टअप का जो व्यवसाय है उनको विकसित करने में, उनको डेवलप करने में मददगार सिद्ध होने वाले जो संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, उनको इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है। ठीक है, ये इंक्यूबेशन सेंटर प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप के लिए संजीवनी का काम करते हैं। देखिए संजीवनी का काम क्यों करते हैं, क्योंकि जब स्टार्ट में जब कोई भी स्टार्टअप कार्य करता है तो उसको ना तो अनुभव होता है और ना ही उसके पास इतना पैसा होता है। तो ये अनुभव भी प्रदान करते हैं, उनको जगह प्रदान करते हैं और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। किस योजना के तहत, आई स्टार्ट योजना के तहत। ठीक है, तो आमतौर पर स्टार्टअप को व्यापारिक एवं तकनीकी सुविधाओं, सलाह, प्रारंभिक विकास निधि, नेटवर्क और कनेक्शन, सहकारी रिक्त स्थान, प्रयोगशाला सुविधा, सलाहकार और सलाहकार जैसे समर्थन से सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो ये क्या क्या काम करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए क्या क्या करते हैं, व्यापारिक और तकनीकी सलाहें प्रदान करते हैं, प्रारंभिक विकास निधि नेटवर्क, यानी उनको अगर फंड की जरूरत है तो उनको एक नेटवर्क से जोड़ते हैं जिसके माध्यम से उनको फंड प्राप्त हो सकता है, जैसे बैंक से लोन दिलाना, इस तरह की चीजें। प्रयोगशाला की सुविधा अगर उनके पास नहीं है तो दूसरी प्रयोगशालाओं से टाई अप करवा के उनको ये सुविधा देते हैं। और कोई सलाह और सलाहकार जैसे समर्थन सुविधा इनको प्रदान करते हैं। तो मतलब स्टार्टअप को बूस्ट अप करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर में आई स्टार्ट योजना के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जाता है। अब अगली है अपनी आई स्टार्ट। तो आई स्टार्ट योजना के लिए मैंने आपको पहले बताया कि आरएस मेंस जो 2018 है, इसमें सीधा क्वेश्चन आ गया था और वो 2 मार्क का आया था, 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन यही था आई स्टार्ट क्या है, क्योंकि उस समय नई कंसेप्ट आया था। देखिए राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सबसे पहले डिपार्टमेंट का नाम भी आपको याद रखना है। और इसकी क्या है, एक फ्लैगशिप योजना है। आई स्टार्ट के अंतर्गत सरकार के द्वारा एक आई start.rajasthan.gov.in एक ये शुरू की गई है। आपने को क्या करना है, कोई भी स्टार्टअप होता है, कोई भी स्टार्टअप है, उसको क्या करना है, इस साइट पे अपना क्या करना है, पंजीयन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है।
कोई भी स्टार्टअप होता है उसको इस साइट पे अपना पंजीयन या रजिस्ट्रेशन करना होता है अपने चयनित आइडियाज के साथ, अपने जो रचनात्मक आइडियाज है कि वो क्या करने वाला है, नवीन रचनात्मक आइडियाज के साथ स्टार्टअप जो प्रारंभ करते हैं उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बिल्कुल क्या होता है, फ्री होता है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता। ये रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क है। और इसके बाद चयनित स्टार्टअप को अपने व्यवसाय के पहले वर्ष तक इंक्यूबेशन सेंटर की समस्त सुविधाएं और मार्गदर्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। देखिए जैसे ही इसने पंजीयन कर लिया जो फ्री है, उसके बाद में 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के लिए जो हमने अभी पीछे बात की किसकी, इंक्यूबेशन सेंटर कि इंक्यूबेशन सेंटर पे क्या क्या सुविधाएं मिलती है, वो इंक्यूबेशन सेंटर की जो सुविधाएं है ना वो कब तक, 1 वर्ष तक की सारी सुविधाएं इनको किस बिल्कुल क्या दी जाती है, फ्री दी जाती है। 1 वर्ष तक क्या होता है, बिल्कुल फ्री दी जाती है। पहले पंजीकरण कराएगा तो फिर उनको 1 साल तक इंक्यूबेशन सेंटर की सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जाएंगी। और जो नेक्स्ट 1 वर्ष है, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद में जो है ना बहुत ही न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इंक्यूबेशन सेंटर की सुविधाएं न्यूनतम दरों पर, मतलब सामान्य शुल्क पर उपलब्ध करवाई जाती है। यही है इसमें कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की फ्लैगशिप स्कीम है iStart.Rajasthan.gov.in जो है पोर्टल है, उस पर स्टार्टअप अपना पंजीयन करता है जो बिल्कुल फ्री है। जैसे ही वो पंजीयन करता है उसके बाद में इंक्यूबेशन सेंटर की जो सुविधाएं हैं वो 1 साल तक सारी सुविधाएं उसको निःशुल्क प्रदान की जाती है, बिल्कुल फ्री प्रदान की जाती है। और 1 वर्ष के बाद उसको वो सुविधाएं जो है वो न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करवाई जाती है। अब इंक्यूबेशन सेंटर में क्या क्या सुविधाएं दी जाती है वो हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे चलते हैं। ये देखो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। सबसे पहली चीज तो ये जयपुर में स्थापित हुई है, तो ये जगह का नाम आप याद रखें। और जैसा कि इसके नाम से जुड़ा हुआ है एडवांस टेक्नोलॉजी, तो इमर्जिंग ट्रेंड्स जो है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में बच्चों को या युवाओं को ट्रेंड करने के लिए इसकी स्थापना हुई है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देने के लिए, युवाओं को ट्रेंड करने के लिए इसकी स्थापना कहाँ की गई है, जयपुर में की गई है। आरकेट, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब आगे चलते हैं, देखिए डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। एग्जीक्यूटिंग द बजट अनाउंसमेंट, बजट घोषणा जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए माननीय सीएम साहब श्रीमान अशोक जी गहलोत के द्वारा 20 अगस्त 2022 को जो है वो इस राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट का शुभारंभ किया गया। द सेंटर वुड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू द यूथ, जो ये संस्थान है वो युवाओं को एक अवसर प्रदान करेगा टू लर्न एडवांस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन फील्ड, लाइक किस चीज के अवसर प्रदान करेगा, टू लर्न सीखने के लिए एडवांस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एडवांस और जो उभरती नवीन प्रौद्योगिकी है उसको सीखने के लिए युवाओं को जो है ये संस्थान है ना ये अवसर प्रदान करेगा, अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। अब वो इमर्जिंग ट्रेंड कौन कौन से हैं वो देखिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, देखिए अपने जो आरएस मेंस का जो सिलेबस है उसके अंदर भी इन्होंने इसको सारे को अभी वापस शामिल किया साइंस वाले पोर्शन में, क्योंकि ये सारी इमर्जिंग ट्रेंड्स है और कंप्यूटर का युग है, तो उसी हिसाब से इन्होंने प्रत्येक जो अधिकारी है उसको इसका नॉलेज होना चाहिए, इसी को आधार मान के ये किया है। और अभी प्रत्येक युवाओं को इसमें ट्रेंड करने के लिए आरकेट की स्थापना की गई है। यूथ विल बी ट्रेंड बाय एक्सपर्ट फ्रॉम आईटी मेजर्स, ये जो युवा हैं इनको आईटी क्षेत्र के जो मेजर्स हैं उनके माध्यम से ट्रेंड किया जाएगा। दिस विल क्रिएट एक्सीलेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विच विल हेल्प यूथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो ये जो है वो बहुत ही एक एक्सीलेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और जिसकी सहायता से जो युवा है
वो राजस्थान के या स्टेट के डेवलपमेंट में अपना विशेष योगदान दे सकेंगे। तो आपको ये क्या ध्यान रखना है, एक तो इसकी स्थापना कहाँ, जयपुर में की गई है, ठीक है। 1 तारीख 20 अगस्त 2022 को बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में शुरू की गई है, ठीक है। टू अपॉर्चुनिटी टू यूथ, किस चीज के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में उनको ट्रेंड करने के लिए। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या है। ये आरकेड का बहुत ही शानदार बिल्डिंग जो है वो यहाँ दिखाई गई है। टू एनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी कोटेशंस ऑफ द यूथ, अंडरग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ द स्टेट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अलाइड डिसिप्लिन। टू एनहेंस मतलब ये क्या, ये जो संस्थान स्थापित किया गया है, ये एम्प्लॉयबिलिटी जो उनमें रोजगार के अवसर जो हैं उनका अधिक उनमें बढ़ोतरी करेगा, सृजन करेगा, इसलिए इसको स्थापित किया गया। टू कंडक्ट, ये क्या करेगा, टू कंडक्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज, ये ध्यान रखने वाली चीज है कि ये क्या करवाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स करवाएगा ऑन एडवांस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एडवांस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की अपन ने जो पीछे बात की, उसमें ये संस्थान सर्टिफिकेट कोर्स ऑर्गेनाइज करवाएगा, अनेक प्रकार के डिप्लोमा जो है वो कोर्स इसमें करवाएगा। अब कौन कौन सी थी वो पहले भी हमने बात करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा एनालिसिस, क्लिनिकल डेटा एनालिसिस, आईओटी, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, थ्रू ट्रेनिंग एंड पार्टनर्स। देखिए ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है ये नवीन टेक्नोलॉजी है, और हम इन टेक्नोलॉजी को साइंस का जो अपना पोर्शन होगा उसको जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ हम सिर्फ नाम देखते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड्स में युवाओं को दक्ष करने के लिए आरकेड की स्थापना की गई है, और ये डिप्लोमा कोर्सेज करवाएंगे। टू एक्ट एज फिनिशिंग स्कूल फॉर डेवलपिंग टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल ऑफ यूथ एंड वर्किंग प्रोफेशनल टू मेक देम इंडस्ट्री रेडी। टू एक्ट फिनिशिंग स्कूल, ये एक फिनिशिंग स्कूल की तरह काम करेगा फॉर डेवलपिंग टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स, युवाओं में टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल डेवलप करेगा और उनको प्रोफेशनल बनाएगा, इंडस्ट्री के लिए उनको तैयार करेगा। टू कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि डिप्लोमा कोर्सेज कराएगा, इसके साथ साथ ये रिसर्च भी करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। टू सपोर्ट स्टार्टअप्स फॉर इंडस्ट्री अपडेट्स, स्टार्टअप को सपोर्ट भी करेगा, किसके लिए, इंडस्ट्री अपडेट्स के लिए, और इसके साथ साथ ये टाई अप करेगा विद इंडस्ट्री पार्टनर्स फॉर इंक्रीज इंडस्ट्री इनसाइट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टिफिकेट कोर्सेज। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज कराने के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ टाई अप करके और फिर ये कोर्स करवाएं। तो ये थी अपनी आरके। अगला है अभय कमांड सेंटर। देखिए ये जो अभय कमांड सेंटर है, ये अभय कमांड सेंटर आपका स्मार्ट पुलिसिंग के लिए मान सकते हो। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए इसको स्थापित किया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें सीसीटीवी और जीपीएस बेस्ड, सीसीटीवी और जीपीएस के माध्यम से निगरानी की जाती है और प्रयास किया जाता है कि अपराध को नियंत्रित रखा जाए। तो अब इसमें क्या क्या है वो हम देखते हैं। अभय कमांड सेंटर जीपीएस तथा सीसीटीवी कैमरा आधुनिक सुरक्षा तंत्र, मैंने आपको बताया ये जीपीएस और सीसीटीवी बेस्ड सुरक्षा तंत्र है। 7 संभागीय मुख्यालय और 26 जिला मुख्यालयों पर अभय सेंटर स्थापित किए गए। ये आपको ध्यान रखना है ये डाटा कि सभी 7 संभाग मुख्यालयों पर और 26 जिलों में अभय कमांड सेंटर स्थापित किए गए। इन कमांड सेंटर्स में क्या क्या होता है वो देखिए। इसमें निम्न शामिल है, वीडियो निगरानी तंत्र यानी वीडियो से सीसीटीवी से निगरानी की जाती है। 100 डायल नियंत्रण तंत्र यानी किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो 100 नंबर पर डायल करके पुलिस की हेल्प ले सकता है। फोरेंसिक अनुसंधान प्रणाली, जो अपराध हैं
उन अपराधों के अनुसंधान के लिए फोरेंसिक प्रणाली का यूज करके और त्वरित कार्रवाई और सत्यता की जांच के लिए ये स्थापित की गई लैब है अनुसंधान प्रणाली। दक्ष यातायात प्रबंधन, इसके साथ साथ जो यातायात है उसका मैनेजमेंट भी इसमें शामिल है। वाहन ट्रैकिंग, वाहन को ट्रैक करना ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके, और भौगोलिक सूचना तंत्र, ये सारी की सारी चीजें जो है वो अभय कमांड सेंटर में स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से अपराध पे नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है। अगला है आईटी। ये देखिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, नाम है फिनटेक यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिनटेक यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ये कहाँ स्थापित की जा रही है? जोधपुर में। आपको ध्यान रखना है कि जो बजट 2021-22 था, 2021-22 का जो बजट था उसके अंदर इसकी घोषणा की गई थी। फिनटेक यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई थी कब? किसमें? 21-22 के बजट में। लेकिन साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है, एक घोषणा और हुई थी इस टाइम पे जिसका नाम था फिनटेक सिटी। फिनटेक सिटी, ये तो फिनटेक यूनिवर्सिटी है और वो है फिनटेक सिटी। तो फिनटेक सिटी की घोषणा कहाँ की गई थी? जयपुर में। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि फिनटेक यूनिवर्सिटी तो कहाँ बनेगी? जोधपुर में बनेगी, और फिनटेक सिटी कहाँ बनेगी? जयपुर में। और दोनों की ही घोषणा जो है वो बजट 2021-22 में की गई थी। अब देखते हैं, चलते हैं आगे। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 में की गई है, और ये जो यूनिवर्सिटी है इसके लिए जो पैसा है वो है 672 करोड़, 672 करोड़ रुपए की लागत से इसको स्थापना की जाएगी। महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजस्थान की पहली है, राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है, और देश की कौन सी है? दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। जब ये देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी है तो पहली कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है कि देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो है कौन सी? केरल में। केरल के बाद आ गए ना, तो केरल के बाद ये राजस्थान में जो जोधपुर में स्थापित हुई है, ये दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी है। पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? केरल में की गई है। अब आगे चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की देखरेख में इसकी स्थापना की गई है। जोधपुर जिले के नागौर मार्ग पर करवड़, जगह का नाम भी कई बार पूछ सकते हैं तो ध्यान रखना है, जगह का नाम है करवड़। करवड़ नामक स्थान पर जो है वो इसकी स्थापना की जा रही है। 41.25 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैली हुई है और 672.50 करोड़ रुपए के बजट से बनाई जा रही है, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा, ये भी अपने को ध्यान रखना। तो ये 2-4 फैक्ट ध्यान रखने हैं कि बजट घोषणा 21-22 में है, 672 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है, राजस्थान की पहली है, भारत की पहली केरल में बनी थी, और ये करवड़ में स्थापित की जाएगी। 41.25 एकड़ क्षेत्रफल है और 2024 तक इसको पूरा करना है। अब इसके साथ साथ ये जब यूनिवर्सिटी स्थापित होगी इसके अंदर कंप्यूटिंग का ग्लोबल हब भी जो है वो बनाया जाएगा। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डाटा एनालिटिक्स और डाटा एनालिटिक्स मैथमेटिक्स के केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। देखिए ये जो सारी चीजें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके लिए अलग अलग सेंटर्स वहां स्थापित किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यहाँ ये ध्यान रखनी है कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें निजी क्षेत्र के सहयोग से, निजी क्षेत्रों के सहयोग से विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकी आधारित कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये जो कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे वो किसके सहयोग से उपलब्ध करवाए जाएंगे? निजी क्षेत्र के सहयोग से। ये ध्यान रखने वाली बात है, निजी क्षेत्र के सहयोग से जो है वो विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकी आधारित कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसे अब वो कोर्स कौन कौन से? वही जो आर्केट में अभी अपन ने पढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, बायो कंप्यूटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड डिस्टरप्टिंग कन्वेंशन मॉडल, वर्क प्रोजेक्ट, मतलब जितने भी जो नवीन प्रौद्योगिकी है, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है, वो सब के सभी कोर्स इसमें संचालित किए जाएंगे। और उसमें सहयोग किसका लिया जाएगा? निजी क्षेत्र का लिया जाएगा। आगे है कि इसमें 31 पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, ये भी संख्या आपको याद रखनी है।
प्रत्येक वर्ष में, एक वर्ष में 4,000 छात्रों को इसमें अध्ययन करवाया जाएगा। और पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। और ये जो सभी पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे उनके लिए कितनी स्कूलें स्थापित की जाएगी? 4 स्कूलों के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे। क्योंकि फैक्ट आपको याद रखने हैं, 31 पाठ्यक्रम हैं, 4,000 विद्यार्थियों को कोर्स करवाया जाएगा प्रतिवर्ष में, और 50 करोड़ रुपए की राशि सरकार के द्वारा इसके लिए प्रावधान किया गया है। इन पाठ्यक्रमों का संचालन 4 स्कूलों के माध्यम से होगा। उन 4 स्कूलों के नाम यहाँ है, ठीक है। कौन कौन सी है? स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पहले नंबर की होगी स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरी है स्कूल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट, ठीक है। और तीसरी है स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक्स ऑफ, ठीक है। और चौथी है स्कूल ऑफ फिनटेक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्कूलों के नाम आपको नहीं पूछे जाएंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने को तो यही याद रखना है कि 4 स्कूलों की इसमें स्थापना की जाएगी। तो ये थी अपनी राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। आगे चलते हैं। ये है देखिए डिजी फेस्ट, राजस्थान डिजी फेस्ट का जो आयोजन है वो 19 और 20 अगस्त को हुआ है। उसकी कुछ झलकियां हैं ये। 19 और 20 अगस्त 2022 को इसका आयोजन हुआ है, और वो कहाँ पे हुआ है? जयपुर में हुआ। बस यही चीज आपको याद रखनी है इस सुजेस्ट में, सिर्फ इतना ही, ठीक है, कि कब हुआ? 19 और 20 अगस्त 2022 को जयपुर में। अब आगे आते हैं कि हम पढ़ रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी को मेन मानते हुए कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या चीजें हैं वो देखते हैं। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का विकास कैसे हुआ उसको हम इंडिकेट यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर निदेशालय, पहला कंप्यूटर निदेशालय जो है वो 1987 में स्थापित कर दिया गया। फिर 30 सितंबर 1997 को इस कंप्यूटर निदेशालय का नाम बदला, और नाम बदलकर इसका रख दिया क्या? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। 30 सितंबर 1997 को इसका नाम बदल कर रख दिया सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। फिर वापस मई 2002 में इसका नाम बदला, और नाम बदल के कर दिया सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। वर्तमान समय में इस विभाग का यही नाम है। तो मुख्य रूप से ये डिपार्टमेंट कहाँ से निकला? कंप्यूटर निदेशालय, जो 1987 में आया। फिर 97 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हो गया। फिर 2002 में इसका नाम वापस बदल के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग कर दिया। अब आपका ये जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है वर्तमान का, इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है, 2 शाखाएं हैं इसकी। पहली है राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड RISL, और दूसरी है राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड RKCL। देखिए सरकार के कंप्यूटर से संबंधित जितने, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, 2010 में स्थापित, ठीक है। अब ये क्या है कि सरकार के कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, चाहे ऑनलाइन कंप्यूटिंग का कोई भी काम है विभागों में, वो सारा का सारा कार्य करने के लिए ये कार्यकारी एजेंसी है। ये क्या है? कार्यकारी एजेंसी। किसी भी प्रकार, जैसे अपन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन जो पैसा कटाते हैं वो भी राजकॉम्प के माध्यम से ही कटता है, ठीक है। तो ये वर्किंग एजेंसी है राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, और ये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की एजेंसी है। तो सरकार के कंप्यूटर से संबंधित सारे कार्य, जैसे सॉफ्टवेयर प्रकाशन, वेब होस्टिंग, ठीक है, इस तरह के सारे कार्य जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम है वो सारे के सारे कौन करती है? राजकॉम्प के द्वारा किया जाता है। इसका काम है कंप्यूटर से संबंधित कार्यों का इम्प्लीमेशन करना, उसके लिए इम्प्लीमेंट्री एजेंसी है। और ये जो है ये सब जानते हैं अपन, ये ग्रामीणों को और नागरिकों, ग्रामीणों की नहीं, मैं सबके लिए बात करूंगा, नागरिकों को कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान करने के लिए एजेंसी, नागरिकों को कंप्यूटर का कोर्स करवाती है, उनका ज्ञान प्रदान करने के लिए क्या क्या है? कोर्स करवाती है। और जैसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको राशि का पुनर्गणन भी ये RKCL के माध्यम से वापस
किया जाता है। तो RKCL जो है वो कोर्स करवाता है, ये सबको भी जानकारी है, नाम से ही जानते हैं। और RISL है जिसको हम नहीं जानते, ये राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड है और ये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की एजेंसी है जो कंप्यूटर के कार्य करने के लिए सरकार की कार्यकारी एजेंसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुख्य काम देख लेते हैं, संचार विभाग के प्रमुख काम क्या क्या है। राज्य में कंप्यूटरीकरण के लिए नोडल एजेंसी, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि राज्य में कंप्यूटर से संबंधित कोई भी कार्य है उसके लिए नोडल विभाग, नोडल एजेंसी कौन सी है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी नीतियों का निरूपण करना है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई नीति है, सारी नीतियों का निरूपण करने का कार्य इसका है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट के लिए सुरक्षा नीतियों का निर्माण करना है, यानी सुरक्षा तंत्र को मजबूत, जो साइबर सुरक्षा है उसको भी बढ़ाने का कार्य कौन करती है, ये विभाग करता है। इसके अलावा राज्य में ई गवर्नेंस का समन्वय और संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण, यानी ई गवर्नेंस की जो योजनाएं हैं उनमें कोऑर्डिनेशन रखती है और जो स्कीम्स हैं उनमें ये उनका क्या करती है, पर्यवेक्षण भी करती है। आगे हैं संपूर्ण राज्य में कॉमर्स तथा इंटरनेट को प्रोत्साहन देना, ई कॉमर्स, ठीक है, और इंटरनेट, इन दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए का कार्य भी ये विभाग करता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन कार्य करे इसके लिए प्रोत्साहित करता है। और साथ के साथ जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का कार्य भी ये विभाग करता है। और एक काम है साइबर सुरक्षा के उपाय करना। तो इसमें 5-6 कार्य हैं, सामान्य सी बात है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वर्क है वही सारे के सारे वर्क इसके द्वारा किए जाते हैं। अब देखिए अगला है ई संचार और आई फैक्ट। ई संचार और आई फैक्ट दो अलग अलग पोर्टल हैं। पहले हम ई संचार की बात करेंगे। देखिए अपने पास सरकार के संदेश दो माध्यम से आते हैं, SMS या वॉइस कॉल। SMS या वॉइस कॉल तो जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको, ठीक है, इसके अलावा जो लाभार्थी हैं उनको या जनता को सरकारी संदेशों को SMS और वॉइस कॉल के माध्यम से भेजने के लिए ई संचार का प्रयोग किया जाता है। ये तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि ई संचार पोर्टल के अंतर्गत किसी भी विभाग की सरकारी योजना की सूचना और नोटिफिकेशन, आपके पास मैसेज आते हैं कि आपके राशन का गेहूं प्राप्त किया जा चुका है, ठीक है, इस तरह के मैसेज जो आते हैं वो सारे के सारे ई संचार के माध्यम से आते हैं। लाभार्थी आवेदनकर्ता तथा सरकारी कर्मचारियों को टेक्स्ट मैसेज या वॉइस कॉल के माध्यम से भेजा जाता है, किसमें, ई संचार के माध्यम से। ये तो ई संचार पोर्टल हो गया। दूसरा है आई फैक्ट। देखिए पहले अपन ने एक चीज की डिस्कस की है, वो है राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क हमने बात करी कि ये क्या है, एक शिकायत पोर्टल है। जनता इस पे अपनी शिकायत जो है वो अपलोड करती है या फिर 181 पे क्या करते हैं, कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। ये जो शिकायत दर्ज होती है उसकी जांच अधिकारियों द्वारा करके वापस रिपोर्ट की जाती है और जनता की जो है वो शिकायतों का समाधान किया जाता है। अब यहाँ ये जो आई फैक्ट है वो क्या करता है कि ये जो जांच की गई है उसकी रियलिटी चेक करते हैं। आई फैक्ट जो पोर्टल है उसके माध्यम से 181 की जो या राजस्थान संपर्क के जो प्रकरण है जिनकी जो जांच की गई है अधिकारियों के द्वारा, उनके रियलिटी चेकअप का कार्य किया जाता है। तो ये दो पोर्टल थे, ये लिखा है आई फैक्ट का प्रयोग राजस्थान संपर्क के अंतर्गत रियलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। एक ई संचार पोर्टल जो SMS और वॉइस कॉल करता है और आई फैक्ट जो रियलिटी चेकअप का कार्य करता है, ठीक है। आगे है 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। जगह का नाम याद रखना है, जोधपुर में किया गया। 73वां वन स्तरीय जो राज्य महोत्सव है उसका, राज्य स्तरीय वन महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया गया, जोधपुर में किया गया। और यहाँ उन्होंने एक तो बोटनिकल गार्डन और एक लव कुश वाटिका, इन दो का मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब यह है देखिए जम्बूरी, गाइड जम्बूरी 4 जनवरी 2023। ये हमने पहले भी पिछले वीडियो में काफी इस पर डिस्कस किया है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो 4 से 7 जनवरी तक ये 10 दिन के लिए आयोजित होगी।
2023 में 10 दिन के लिए। ठीक है, 24.70 करोड़ रुपए के इसके लिए खर्च किए जाएंगे और ये बजट घोषणा में इसका प्रावधान था। अब इसका आयोजन कहाँ होगा, तो पाली जिले के रोहिट में होगा और इसमें लगभग 35,000 स्काउट गाइड हिस्सा लेंगे। 66 वर्ष बाद राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है। 66 साल के बाद में राजस्थान इसकी मेजबानी कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि पक्का इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। स्काउट गाइड का सबसे बड़ा, ये स्काउट और गाइड का सबसे बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक पाली जिले के रोहिट में आयोजित होगी। हमने पहले बात कर ली। और ये ध्यान रखना कि 18वीं जम्बूरी है। ये कितने कौन से नंबर की है, 18वीं है। 66 वर्ष बाद ये हो रही है। 1500 विदेशी इसमें शामिल होंगे और 35,000 स्काउट गाइड जो है वो इसमें शामिल होंगे। बस ये छोटी सी चीजें इसके लिए याद रखनी है। लगभग 24.70 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए सरकार ने किया गया है। 4 से 7 जनवरी 2023 को 10 दिन के 4 से 10 जनवरी 7 दिवसीय ये है, ये होगी। अगली है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, इसमें क्या देखिए, बालिकाएं जो अपने अध्ययन है वो कर नहीं पाती है संस्थान नहीं मिलने के कारण, तो फिर यदि वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन करती है। दूरस्थ शिक्षा में क्या आता है, जैसे पत्राचार के माध्यम से कौन सी संस्थाएं आती है, जैसे VMOU आती है, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, इग्नू है। ठीक है, तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनसे अगर वो पत्राचार के माध्यम से अध्ययन करती है तो उनको इस योजना के तहत फीस का पुनर्भरण किया जाता है। जो फीस उनके लगेगी उस फीस को राशि का पुनर्भरण वापस कर दिया जाएगा। और 36,300 लोग महिलाओं को प्रतिवर्ष लाभ देने का निर्णय इसमें लिया गया है। 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 14.83 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए बजट आवंटित सरकार के द्वारा किया गया। ये इतनी बातें याद नहीं रखनी, अपने को ये रखना है कि बालिका दूरस्थ शिक्षा जो है उसमें अगर कोई दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से महिला या बालिका अध्ययन करती है तो उसको उसकी फीस का पुनर्भरण किया जाता है। आगे देखिए, इन्वेस्टर मीट एंड MOU साइनिंग सेरेमनी। इन्वेस्टर्स मीट एंड MOU सेरेमनी, देखिए राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और उसी के तहत ये सेरेमनी जो है वो आयोजित की गई है और 69,789 करोड़ रुपए के MOU इसमें हो चुके हैं। ठीक है, 7 से 8 अक्टूबर, ये आपको याद रखना है, 7 से 8 अक्टूबर 2022 को अभी जो है वो एक आयोजन हुआ है इन्वेस्ट राजस्थान के नाम से। ये आयोजन जो है वो 7 से 8 अक्टूबर को भी हुआ है। 1 मिनट, 7 से 8 अक्टूबर को ये आयोजन हुआ है इन्वेस्ट राजस्थान के नाम से। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट है, इसमें विभिन्न जो निवेशक है उन्होंने राजस्थान में इन्वेस्ट की घोषणा की है और उसमें 65,000 करोड़, सबसे ज्यादा 65,000 करोड़ की घोषणा जो है वो किसके द्वारा की गई है, अडानी के द्वारा की गई। ये एक छोटा सा फैक्ट आप अलग से याद रखें। निवेशकों के अनुकूल उपलब्ध नीतिगत ढांचे से राजस्थान बना निवेशकों का पसंदीदा राज्य, कि राजस्थान सरकार ने निवेशकों को के अनुकूल ढांचा विकसित किया है, इसलिए लोग यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आगे के जो 2 स्लाइड है उसमें हम ये चीज अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन अपना यहाँ मेंस के लिए भी ये बन रहा है कि राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या फिर निवेशक जो है वो राजस्थान की तरफ अपना रुझान ज्यादा कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या है। सबसे पहले तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया, इन्वेस्ट मीट एंड MOU सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसके अलावा देखिए रिको जो है वो क्या कर रहा है, प्रत्येक ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहा है। NCR का 25% हिस्सा जो राजस्थान में आता है। इसके साथ साथ राजस्थान में जो कानून व्यवस्था और बेहतरीन सड़क और अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनके कारण भी निवेशक राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का देश में पहला स्थान है।
और डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। तो ये सारे रीजन है जो मतलब इन्वेस्टर्स को राजस्थान में आने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि इन्वेस्ट मीट हुई है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। एक बार फिर से देखें कि रिको प्रत्येक ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहा है। एनसीआर का 25% हिस्सा राजस्थान में है। कानून व्यवस्था और सड़कें बहुत कानून व्यवस्था अच्छी है और सड़कें बेहतर है और अनुकूल परिस्थितियां राजस्थान में अपने को देखने को मिलती हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रथम स्थान पे है। और दो चीजें डीएमआईसी और डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर जो है ना, इनका लगभग 39% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। तो इधर डीएमआईसी को हम इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो 39% हिस्सा राजस्थान से होकर इसका गुजर रहा है। तो ये सारी चीजें निवेशकों को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। इसके अलावा भी अपन देखें तो सरकार ने रिप्स के तहत निवेशकों को उनकी जरूरत के अनुसार पैकेज दिए जा रहे हैं। सरकार ने क्या किया, रिप्स 2019 जारी किए। रिप्स 2019, इस रिप्स 2019 के तहत अलग अलग उद्योगों को अलग अलग प्रकार के पैकेज में छूट प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो वो लाभ इनको मिल रहा है। इसके अलावा एमएसएमई 2019 एमएसएमई एक्ट आया, एमएसएमई एक्ट 2019, एमएसएमई एक्ट 2019, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, बहुत मायने रखता है। इसमें क्या है, इसमें एक राज उद्योग पोर्टल है। एमएसएमई एक्ट में क्या है, एक राज उद्योग पोर्टल है। राज उद्योग पोर्टल पे कोई भी अपना व्यवसाय करना चाह रहा है उसको इस पोर्टल पे क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में 3 वर्ष तक उसको सभी प्रकार के निरीक्षण से छूट, यानी कोई भी प्रकार का निरीक्षण है वो एमएसएमई एक्ट के तहत नहीं होगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि नवीन उद्यमी इकाइयों को 3 वर्ष तक किसी भी प्रकार की सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं और इसके साथ साथ कोई निरीक्षण की जरूरत नहीं। इसके अलावा देखिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली सभी सरकारी स्वीकृतियों एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जा रही है। हमने पीछे भी पढ़ा है दो चीजें, एक तो वन स्टॉप शॉप, ठीक है, और दूसरी पढ़ा में बीआईपी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। इसके जो है वो सीएस इसके अध्यक्ष थे और इसके सीएम अध्यक्ष थे। तो ये जो दोनों ये संस्थाएं हैं ये क्या कर रही है, सभी प्रकार की जो स्वीकृतियां है ना, सभी प्रकार की स्वीकृति एक ही स्थान पे प्रदान कर रही है। सारी स्वीकृतियां आपको उद्योग लगाने के लिए जो स्वीकृतियां चाहिए सारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा सौर और पवन ऊर्जा तथा एमएसएमई में रिप्ट सहित विभिन्न सेक्टरों में अलग अलग पॉलिसी बनाई गई है। देखिए सौर पॉलिसी बनाई गई है, पवन पॉलिसी बनाई गई है और हाइब्रिड पॉलिसी बनाई गई है। तो अलग अलग क्षेत्रों में पॉलिसी बनाई गई है। वो पॉलिसी जो है वो भी निवेशकों को आमंत्रित करती है, आकर्षित करती है। पॉलिसी में अच्छे प्रावधान किए गए हैं। जोधपुर में 14,000 एकड़ में फैला विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जो जोधपुर में जो सबसे बड़ा है। नाम आपको याद होना चाहिए, भडला। उसका नाम क्या है, भडला। देखिए विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 2245 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर पार्क है। ठीक है, इसके अलावा जैसलमेर में 2 मेगावाट का विंड एनर्जी पवन ऊर्जा का पार्क है। 2 मेगावाट का जयपुर में जैसलमेर में नोख नामक जो जगह है ना वहां पे वर्तमान में 5000 मेगावाट एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। इस तरह से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से अक्षय ऊर्जा के द्वारा 5000 मेगावाट एनर्जी उत्पादित हो रही है जो सस्ती पड़ती है। डीएफसी कॉरिडोर का 40% एरिया और डीएमआईसी का 60% हिस्सा राज्य से गुजरता है। देखिए दो चीज है, डीएफसी और डीएमआईसी। इस डीएफसी जो है, इस डीएफसी का तो है लगभग 40% और डीएमआईसी का ये कह रहे हैं 60%। ये जो दोनों एरिया हैं वो किससे गुजरते हैं, राजस्थान से गुजरते हैं। डीएफसी क्या है, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर। डीएमआईसी है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी चीजें
निवेश को राजस्थान की तरफ आकर्षित करने में मददगार साबित होती है। और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही मौस्ट समझ के इसको इंडिकेट कर लें। मेंस की दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है कि जो मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सर इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है का पूछने का ट्रेंड है आरपीएससी में, कि आज इन्वेस्ट मीट हुआ है तो इन्वेस्ट मीट के कारण सरकार यही पूछा जाता है कि कौन कौन से कदम ऐसे उठाए गए हैं जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, तो यही आंसर आएगा। कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई है, तो यही आएगा। और निवेश क्यों बढ़ रहा है, तो यही आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसको विशेष तौर से इंडिकेट करें। अगला है देखिए गांधी। ये एक मूवी थी जो राजस्थान के सिनेमा थिएटरों में निःशुल्क प्रदर्शन इसका किया गया। 1982 में आई थी और 11 कैटेगरी में ये अवार्ड के लिए नामित हुई थी। ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित तो ये हुई थी कितनी कैटेगरी में, 11 में। और इसको मिला था वो कितने, 8 कैटेगरी में मिला था। ये आपको याद रखना है। 3 घंटे 11 मिनट की फिल्म है, कोई विशेष बात नहीं। 8 कैटेगरी में इसको ऑस्कर अवार्ड मिला। हाँ, ये नाम याद रखना, बेन किंग्सले। बेन किंग्सले ने इसमें क्या किया था, महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी। बेन किंग्सले ने इसमें महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी। और एक नाम है रोहिणी हट्टंगडी, इसने इसमें कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई थी। ये 2 नाम जरूर याद रख लेना, क्योंकि नई अभी प्रदर्शन किया है तो हो सकता है कि पूछा जाए कि बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी की भूमिका निभाई और रोहिणी हट्टंगडी ने इसमें कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई। 1982 में ये मूवी आई और इसने 11 में नामित हुई थी ऑस्कर में, लेकिन इसको 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए। अगली है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। बहुत ही महत्वपूर्ण नई पॉलिसी आई है, 2 पॉलिसी आई है, एक एमएसएमई पॉलिसी और एक राजस्थान हस्तशिल्प पॉलिसी। ठीक है, दोनों 17 सितंबर 2022 को जयपुर में जो एमएसएमई दिवस है उसके दिन इनकी शुरुआत की गई है। मैंने अलग से सुजस से अलग से इसको लेकर इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे लगा कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो इसको इसमें शामिल कर लिया जाए। एमएसएमई पॉलिसी को हम अगली बार डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्या है हस्तशिल्प पॉलिसी। राज्य की प्रथम हस्तशिल्प पॉलिसी। सबसे पहली बात तो ये कि राज्य की पहली हस्तशिल्प पॉलिसी है। इससे पहले राजस्थान में हस्तशिल्प पॉलिसी जारी नहीं की गई थी। ये जो पॉलिसी है इसके लागू होने से टेक्सटाइल, मेटल एम वुड कॉर्पोरेट, दरी, नमदा, सेरेमिक एम क्ले आर्ट, पेंटिंग, लेदर क्राफ्ट, ज्वेलरी आदि के दस्तकारों को लाभ होगा। यानी जो हस्तशिल्प का कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको इस पॉलिसी से बहुत ही फायदा होने वाला है। अब महत्वपूर्ण चीज इसमें ये देखिए 5 वर्षों में, यानी 5 वर्ष का इसकी जो अवधि होगी वो कितनी होगी, 5 वर्ष की होगी। और इस 5 वर्ष में सरकार क्या कर रही है कि 5 वर्ष में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर इससे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पॉलिसी के माध्यम से 5 वर्ष में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका जो उद्देश्य है वो है हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था, परंपरागत कलाओं और विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना। 3 चीज इन्होंने बताई कि एक तो हस्तशिल्पियों का उत्थान, इसके उद्देश्य में हस्तशिल्पियों का उत्थान करना, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं उनका उत्थान करना, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उन उत्पादों के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना, क्योंकि ये जो उत्पाद बनाते हैं उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं होती, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी मार्केटिंग की व्यवस्था उपलब्ध करवाना। और जो परंपरागत कलाएं हैं जिनको इन लोगों ने जीवित रखा है उनको पुनर्जीवित करना और इसके साथ साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तो ये 4 उद्देश्य इसके आप ध्यान रखने। अलग अलग टॉपिक इसमें है। एक हस्तशिल्पियों का उत्थान, दूसरा बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराना, तीसरा परंपरागत कला और विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करना और चौथा है रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना। देखिए आगे क्या है इसमें, यह जो कलाकार है, जो हस्तशिल्प के जो कलाकार है वो लोन लेंगे तो उनको ब्याज पर 100% सब्सिडी मिलेगी। यानी जो उनको ऋण दिया जाएगा ना वो ऋण क्या होगा, बिल्कुल मुफ्त होगा, उस पर ब्याज नहीं लगेगा। 100% सब्सिडी का मतलब ये हो गया 8% ब्याज है तो 8% सब्सिडी होगी।
ठीक है। उत्पादों का निर्यात पर योग्य बनाने पर फोकस किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज है कि जो उत्पाद ये बनाएंगे उनको एक्सपोर्ट करने के पर फोकस किया जाएगा, उनको दूसरे देशों में बेचने पर, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। एक है कि उद्योग विभाग के अधीन हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का गठन किया जाएगा। अब ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये किसके अधीन किया जाएगा, तो ये उद्योग विभाग के अधीन गठन किया जाएगा। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय जो है वो बनाया जाएगा और वो उद्योग विभाग के अधीन बनाया जाएगा। ये जो पॉलिसी है वो अप्रैल 2026 तक, मैंने आपको 5 साल बताया, 5 वर्ष तक ये प्रभावी रहेगी, अप्रैल 2026 तक। और उसके बाद इसमें रिव्यू कर संशोधन किया जाएगा, उसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो नई पॉलिसी लाई जाएगी। तो समय का आप ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य में सभी समारोहों में स्मृति चिन्ह के रूप में अब केवल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद ही शामिल होंगे। राज्य के जितने भी समारोह होंगे उनमें स्मृति चिन्ह जो भेंट किए जाते हैं उनमें सिर्फ हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को ही शामिल किया जाएगा, दूसरे आर्टिफिशियल उत्पाद उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी कोई स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं तो वो यही दिए जाएंगे। आगे है सेलिब्रिटी को हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। किसी सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा उस हस्तशिल्प को पब्लिश करने के लिए। प्रदेश की प्रमुख कलाओं का विशेषज्ञों से डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाएगा और इसके साथ साथ प्रदेश की जो प्रमुख कलाएं हैं उनका विशेषज्ञों के माध्यम से डॉक्यूमेंटेशन भी करवाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है जयपुर में हस्तशिल्प म्यूजियम। ये जगह नाम याद रखें, हस्तशिल्प म्यूजियम कहाँ बनेगा, तो जयपुर में बनेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हैंडीक्राफ्ट वीक इन दिसंबर के लिए हर साल दिसंबर में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज कि हस्तशिल्प सप्ताह जो है वो कब शुरू किया जाएगा, कब मनाया जाएगा, तो हस्तशिल्प सप्ताह हर वर्ष का मनाया जाएगा दिसंबर, प्रत्येक वर्ष के दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। उत्पाद जो है उनको ई प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग की जाएगी। जैसे अमेजन पे बिक रहा है ना सारा सामान, उसी तरह से हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के लिए भी ई प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, हथकरघा, बुनकर, हस्तशिल्प संस्थान समिति आदि के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए विक्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यानी जैसे हथकरघा, बुनकर या हस्तशिल्प संस्थान या कोई समिति बनी है तो उनके जो उत्पाद है उनकी मार्केटिंग करने के लिए विक्रय केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। और ये केंद्र स्थापित करने के लिए जो लागत है उसका 50% के साथ 1 लाख रुपए तक जो भी कम है इसमें सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। यानी हथकरघा, बुनकर और हस्तशिल्प ये संस्थान और समिति अपने विक्रय केंद्र स्थापित करती है तो उसमें जो लागत आती है उसका 50% या अधिकतम 1 लाख रुपए तक ये राशि सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ साथ इनको वेबसाइट बनाने के लिए 25,000 की सहायता राशि दी जाएगी। शिल्पियों को उत्पादों की ई बाजार के माध्यम से राज्य के विभाग 10 लाख रुपए तक की खरीद बिना टेंडर के कर सकेंगे। देखिए स्टार्टअप के लिए इसकी कीमत कितनी थी, 15 लाख बिना टेंडर, और ये कितनी है, 10 लाख। इस शिल्पियों के जो उत्पाद है, हैंडीक्राफ्ट के हस्तशिल्प के जो उत्पाद है वो राज्य के विभाग 10 लाख तक के जो सामान है वो बिना टेंडर के इनसे खरीद सकेंगे। तो इस तरह से ये जो हस्तशिल्प पॉलिसी है उसके माध्यम से बहुत ही अच्छा फायदा हस्तशिल्पियों को होने वाला है। अभी अगला है 4 चिकित्सा महाविद्यालय हैं जिनमें फिंगरप्रिंट लैब स्थापित की जाएगी। देखिए अनुसंधान के लिए फिंगरप्रिंट लैब नहीं होने से काफी परेशानी होती है अपराध सिद्ध करने में। तो मुख्यमंत्री ने 23 करोड़ 40 लाख रुपए की मंजूरी दी है फिंगरप्रिंट लैब स्थापित करने के लिए। कहाँ होगी, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। जयपुर, ये नाम याद रखना है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के जो महाविद्यालय है, चिकित्सा महाविद्यालय, वहां पर फिंगरप्रिंट लैब स्थापित की जाएगी और प्रत्येक प्रयोगशाला पे 5 करोड़ 85 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। ये किस लिए, आपराधिक प्रकरणों के सटीक और त्वरित अनुसंधान में सहायता के लिए ये स्थापित की जा रही है। आपको नाम रखना है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, ये जो 4 चिकित्सा महाविद्यालय वहां पे ये की जाएगी।
अब अगला ही न्यूज है, अन्य राज्य या केंद्र सरकार में कार्यरत पदक विजेता कार्मिकों को मिलेगा राज्य में पे प्रोटेक्शन। यानी राजस्थान का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य राज्य में सेवा दे रहा है और वो पदक विजेता है किसी क्षेत्र में, तो वो राजस्थान में नौकरी कर सकेगा। ये एक सीधी सी चीज इसमें मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स 2017 में संशोधन किया है। इसमें क्या है कि राजस्थान राज्य के निवासी जो किसी अन्य राज्य या केंद्र में नौकरी कर रहे हैं, खेल पदक जीतने पर राज्य में उनको पे प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी वो उसी पे पर यहाँ पर नौकरी कर पाएंगे जहां वो बाहर कर रहे हैं। तो इतना कोई विशेष ये नहीं है। अगला है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग। मंत्रिमंडल ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित किया है। ये आपको याद रखना है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जो है उसकी स्थापना किसके तहत की गई है? कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत की गई है। प्रदेश में उद्योग की स्थापना की संभावनाओं की बढ़ोतरी होगी। यह स्थापित होने की एडवांस इंस्टीट्यूट लर्निंग स्थापित होने से उद्योग स्थापना में बढ़ोतरी होगी। राज्य में उन्नत तकनीकी युक्त युवा शक्ति उपलब्ध होगी। और इससे क्या है कि राज्य में उन्नत तकनीकी से युक्त युवा शक्तियों की उपलब्धि होगी। क्यों? क्योंकि युवाओं को इसमें ट्रेंड किया जाएगा, युवाओं को इसमें क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा। इंस्टीट्यूट में युवाओं, उद्योगों, एमएसएमई एवं स्टार्टअप को नवीनतम उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में पढ़ने और अनुसंधान का मौका मिलेगा। यानी जो युवा हैं, उद्योग हैं, एमएसएमई है और स्टार्टअप है, इनको जो नवीन टेक्नोलॉजी है जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पढ़ने और अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, जगह का नाम आप लिखिए जयपुर। कहाँ स्थापित होगा ये? जयपुर में। अब देखिए यह है राजस्थान में नई योजना शहरी क्षेत्र में लागू की है, मनरेगा की तर्ज पे ये लागू की गई है। पिछले वीडियो में हमने इसमें डिटेल से डिस्कस कर लिया है अगस्त के वीडियो में, तो हम यहाँ ज़्यादा बात इस पर नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसका जो प्रारंभ है वो 9 सितंबर को होगा। 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई। हम यहाँ इसमें क्या है कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। और किस क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में। क्योंकि मनरेगा जो था उसके तहत तो किस क्षेत्र में दी जाती थी? ग्रामीण क्षेत्र में। और इसमें कहाँ दी जाएगी? शहरी क्षेत्र में। और 18 से 60 वर्ष के लोग इसके पात्र होंगे। जन आधार कार्ड के माध्यम से अपने परिवार का लोग पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके में कौन कौन से कार्य करने हैं? तो पर्यावरण संरक्षण है, हेरिटेज संरक्षण है, अतिक्रमण और अवैध बोर्ड होर्डिंग्स बैनर हटाना है, स्वच्छता एवं सैनिटेशन का कार्य। इस तरह के कार्य हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो ज़्यादा इसमें विचार विमर्श अब हम नहीं करेंगे। हम एक चीज़ पे बात इसमें जरूर करेंगे, रेट पे। जो लेबर रेट है, इसकी जो लेबर रेट है उस पर हम बात करेंगे। एक बार मैं यहाँ अलग से ले लेता हूँ। मनरेगा की तर्ज पे इसको स्थापित किया गया है, तो इसकी जो लेबर रेट है वो अलग अलग होगी। देखिए लेबर दर जो है वो इसमें 3 प्रकार की होगी। अकुशल, अर्धकुशल और तीसरी होगी कुशल। 3 प्रकार की लेबर रेट होती है। तो अकुशल को 259 रुपए दिए जाएंगे, 259, ठीक है। अर्धकुशल जो है उसको दिए जाएंगे, इसमें 12 रुपए जोड़ दो आप। इसमें कितने जोड़ दो? 12 रुपए जोड़ दो। इसमें प्लस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा कितने की? 271। और कुशल के लिए फिर इसमें आप प्लस 12 कर दो, तो ये हो गए कितने? 283 रुपए। तो 259 रुपए तो दिए जाएंगे अकुशल को, 271 रुपए दिए जाएंगे अर्धकुशल को, और कुशल को दिए जाएंगे
तो यहाँ सिर्फ 100 डेज की रोजगार की गारंटी जो है वो किस क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में इसके तहत प्रदान की जाएगी। रोजगार की गारंटी कितने दिन की, 100 दिन की। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है इस योजना में, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए ये प्रकाश एक अभियान, ये बच्चों को पढ़ाने और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक अभियान है, और ये नागौर में चलाया जा रहा है। कहाँ पे चलाया जा रहा है, नागौर में चलाया जा रहा है, ये याद रखना। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को पहले ट्रेस आउट किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, दस्तावेजीकरण किया जाता है, फिर उनको विद्यालय में प्रवेश दिवा के उसको पढ़ाया जाता है। अगर कोई बच्चा मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तो मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था इसमें की जाती है। तो आपको सिर्फ जिले का नाम याद रखना, प्रकाश अभियान कहाँ चला है, नागौर में। अब अगली महत्वपूर्ण जो है वो है महिला निधि। महिला निधि महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगी महिला निधि। इस पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। 26 अगस्त 2022 को महिला निधि की घोषणा कब की गई वो ध्यान रखना है, 26 अगस्त 2022 को। और उस दिन क्या था, महिला समानता दिवस। क्या था, महिला समानता दिवस पर सीएम के द्वारा इसको जारी किया गया 26 अगस्त 2022 को। बजट 2022-23 में इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ये भी आपको विशेष तौर से याद रखना है। राजीविका के माध्यम से संचालित की जाएगी, ये महत्वपूर्ण है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, राजीविका के माध्यम से इस निधि को संचालित किया जाएगा। ये निधि क्या है, महिलाओं की रोजमर्रा की आवश्यकताओं और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक फंड उनको, ऋण उनको दिए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि 40,000 तक के जो लोन है वो 48 घंटे में, और 40,000 से ज्यादा की जो लोन है वो 15 दिवस में स्वीकृत किए जाएंगे। और ये जो लोन है ये ध्यान रखना है, व्यक्ति विशेष को या किसी महिला विशेष को नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं के जो महिला स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, महिला स्वयं जो महिला स्वयं सहायता समूह बने उनको ये पैसे दिए जाएंगे। और 36 लाख जो परिवार है वो इनसे लाभान्वित होंगे। तो ये फैक्ट बिल्कुल याद रखें, 26 अगस्त 2022 को महिला समानता दिवस पे जारी कर दी गई। 22-23 के बजट में इसकी घोषणा थी जिसमें 50 करोड़ का प्रावधान था। राजीविका के माध्यम से संचालित की जाएगी, महिलाओं की रोजमर्रा की आवश्यकता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। और 40,000 तक के जो लोन है वो 48 घंटे में, और 40,000 से जो ज्यादा के अगर लोन है तो 15 दिन में स्वीकृत कर दिए जाएंगे। और ये लोन SHG को मिलेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलेंगे। 36 लाख परिवार इसके तहत लाभान्वित होंगे। फिर उसके बाद में ये देखिए, ये है अपना क्या बोलते हैं इसको, ग्रामीण ओलंपिक। राजस्थान राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है जिसपे हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। 6 खेल इसके तहत आते हैं, कबड्डी है, शूटिंग बॉल है, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, टेबल टेनिस। ठीक है, तो इसमें अपन इतना को ध्यान वापस दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, पिछले वीडियो में हमने सब कुछ कर लिया है। ये कुंभलगढ़ के किले के बारे में सामान्य सी बात बताई गई है कि कुंभलगढ़ का किला, सबसे पहली चीज तो कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। इतिहास पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से हम अध्ययन कर लेंगे। समुद्र तल से 3568 फीट की ऊंचाई पर राजसमंद जिले में सादड़ी गांव के पास अरावली पर्वतमाला के उत्तुंग शिखर पर स्थित है। उत्तुंग है नहीं, ऊंचा। भारत की सबसे लंबी एवं विश्व में दूसरे नंबर की लंबी सुरक्षा दीवार। ये जो दीवार है ना, ये 36 किलोमीटर की दीवार है, बहुत ही लंबी है और भारत की सबसे लंबी दीवार है, भारत की सबसे लंबी। और जो यह है अपना क्या बोलते हैं इसको, विश्व की दूसरी, तो विश्व की पहली कौन सी है, चीन की दीवार। चीन की दीवार है, उसके बाद में दूसरी सबसे लंबी दीवार है ये विश्व विरासत सूची। 2013 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ये था साथियों आज का अपना सुजय सारांश। बिल्कुल आपको पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करते रहें। साथ ही हम जो है वो अब इकोनॉमिक सर्वे की एक क्लास लाइव
जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, जो लगभग हम डेली क्लास लेंगे। सुजस के बाद में इकोनॉमिक सर्वे, करंट, ये जो सारा पोर्शन मिलाकर लगभग 50 क्वेश्चन मेंस में आते हैं। तो हम अब इकोनॉमिक सर्वे की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बहुत जल्द हम इकोनॉमिक सर्वे लेके आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।